Hello guys and welcome back to our channel. My name is Archie and this is our chapter 3 of class 12th NCERT, that is meeting life challenges. ठीक है, तो chapter 1 and 2 हम already cover कर चुके हैं on the channel, so make sure आप उसको check करो. I will link the playlist in the description. Also I have completed the PYQs of chapter 1 and 2. ठीक है, तो हम लोग chapter wise PYQs भी cover कर रहे हैं, तो उसकी भी playlist I will link in the description. तो make sure आप हर चीज़ check out कर लो. And also my telegram channel जहाँ पे I'm uploading all these stuff, PDFs, PPT, सब कुछ वहाँ पे सब upload हो रहा है, तो फटाफट से सब कुछ check out कर लो. And with this we'll start with टुडेज चैप्टर. और ये चैप्टर रिलेटिवली काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू अवर चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर्स. उसमें काफ़ी सब चीज़ें याद करने को थी, बट इन दिस चैप्टर व्हाट यू विल सी कि काफ़ी कुछ आसान है, काफ़ी कुछ रिलेटेबल है. तो बहुत ऐसा कुछ थ्योरीज वगैरह नहीं है जो आपको याद करनी होंगी. कुछ चीज़ें हैं याद करने वाली, दैट आई विल टेल यू जब भी हम उन सेक्शंस उन टॉपिक्स पे आएंगे. आई विल मेंशन क्लियरली कि इनको अच्छे से याद कर लो, जो जिनके PYQs में क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं. ठीक है, तो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही अच्छे से वी विल कवर द होल चैप्टर. एंड मेक श्योर इस वीडियो के देखने से पहले आप NCERT एक बार थर्ली रीड कर लो, और इफ़ यू वांट आप इस वीडियो के साथ साथ भी NCERT कवर कर सकते हो. द थिंग इज कि NCERT को नहीं स्किप करना है, वेदर आप ये वीडियो देखो या ना देखो, NCERT इज अ मस्ट. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले वॉट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. तो दिस चैप्टर इज एवरीथिंग अबाउट योर स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस से रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर. और ये वर्ड काफ़ी नोन है, वेल नोन वर्ड है, काफ़ी हम इसको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में. ठीक है, कि अरे मुझे तो इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रेस है. जनरली अगर आप आजकल किसी से भी पूछ लोगे हाउ आर यू, तो उसका एक ये रिस्पॉन्स 10 में से 8 लोगों का तो यही रिस्पॉन्स निकलेगा, आई एम वेरी स्ट्रेस टुडे. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. एंड NCERT में स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज. It is the pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. ठीक है, काफ़ी बड़ी सी और काफ़ी अजीब सी डिफिनेशन लग रही होगी, काफ़ी बल्कि लग रही होगी, सो वी विल कट इट डाउन. ठीक है, हम लोग बिट्स एंड पीसेज में इसको समझने वाले हैं. सबसे पहले स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स. ठीक है, स्ट्रेस को हम समझ सकते हैं कुछ रिस्पॉन्स पैटर्न्स की तरीके से. ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जो एक ऑर्गेनिज्म मेक्स बनाता है टू स्टिमुलस इवेंट. अब वी नो एक स्टिमुलस इवेंट क्या होता है. स्टिमुलस इज एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल. ठीक है, कोई भी एक ऐसा एक्सटर्नल इवेंट, उसको हम लोग स्टिमुलस कहेंगे. ठीक है, तो स्टिमुलस इवेंट, यहाँ पे स्टिमुलस इवेंट से वी आर रेफरिंग टू अ स्ट्रेसफुल इवेंट. कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट जो तुम्हारी लाइफ में आया है जिससे डिस्टर्ब हो जा रहा है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट इज द बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, इट इज द बैलेंस स्टेट, तुम्हारी बॉडी का बैलेंस स्टेट. हमारी बॉडी इन जनरल इट रिक्वायर्स अ बैलेंस स्टेट, एक होम्योस्टेटस, एक बैलेंस स्टेट जरूरी होती है हमारी बॉडी के लिए टू फंक्शन इट वेल. ठीक है, तो जब भी एक ऐसा कोई स्टिमुलस इवेंट आया, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक स्ट्रेसफुल इवेंट की बात हो रही है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस इवेंट जो हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे, हमारी बॉडी के बैलेंस को बेसिकली डिस्टर्ब कर दे, उसको स्ट्रेस कहते हैं. एंड इसी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स इंडिविजुअल मेक करता है, जो पैटर्न रिस्पॉन्स पैटर्न्स एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, एंड साथ ही साथ जिस तरीके से वो कोप करने की कोशिश करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस. ये ही पूरा स्ट्रेस होता है कि कुछ ऐसा एक स्ट्रेसफुल इवेंट तुम्हारी लाइफ में आया जिसने तुम्हारी बॉडी के, जिसने तुम्हारी मेंटल स्टेट के जो बैलेंस था उसको डिस्टर्ब कर दिया. एक इम्बैलेंस के स्टेट में तुम चले गए, जिसकी वजह से फिर तुमने कुछ सर्टेन रिस्पॉन्स पैटर्न शो करे, एंड साथ ही साथ फिर कुछ तुमने कोपिंग टेक्निक्स का यूज करा उस सिचुएशन से डील करने के लिए. एक बहुत ही अगर बेसिक एग्जांपल से हम समझे तो लेट्स से तुम्हारा कल एग्जाम है. ठीक है, तुम्हारा कल एग्जाम है एंड आज रात तुम पढ़ने बैठे हो, तुमने बिल्कुल पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, तो एक ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तुम्हारे लिए. ठीक है, एक स्टिमुलस इवेंट हुआ जिसने तुम्हारा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया. ठीक है, अब तुमको बहुत ज़्यादा टेंस फील कर रहे हो, तुम बहुत ही स्ट्रेस्ड हो कि अरे कैसे मैं प्रिपेयर करूँ, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, मुझे आता भी कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे फिर तुम कुछ रिस्पॉन्सेज बनाओगे, तुम कुछ तरीके से रिस्पॉन्स करोगे. हो सकता है कि तुम
बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स करो, हो सकता हो कि तुम पढ़ो ही ना, अवॉइड कर दो सिचुएशन को, एग्जाम ही ना दो, एग्जाम ही स्किप कर दो, या हो सकता है तुम अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में इस चैलेंज से, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करो, ठीक है। और साथ ही साथ फिर अपने अलग अलग कोपिंग जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करके तुम इस सिचुएशन से निकल आओ। सो दिस इज स्ट्रेस। इस तरीके से हम स्ट्रेस को समझ सकते हैं। इट इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। सो देयर शुड बी ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपके लाइफ में एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस हो। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? ऑप्टिमल मतलब कि एक मिनिमम, ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक एवरेज लेवल ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो उससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी लाइफ में, बहुत आप एंशियस हो जाओगे, बहुत ही डरने लग जाओगे, बहुत ही हो सकता है डिप्रेस्ड हो जाओ आप। तो अगर बहुत ही ज्यादा लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा तो इट इज हार्मफुल फॉर यू। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अगर बहुत ही कम लेवल का स्ट्रेस होगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इससे हैम्पर होगी, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी। लेट्स से आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उससे भी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से याद नहीं, लर्न नहीं कर पाओगे, एग्जाम में भी हो सकता है जाओ तो सब भूल जाओ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है तो बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड होगा, एकदम चिल रहोगे, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं होगा, पढ़ोगे नहीं। सो इसीलिए जरूरी, इट इज नेसेसरी कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस हो कि हाँ यू नो कि दिस एग्जाम इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना जरूरी है एंड आई विल स्कोर वेल, इफ नॉट देन इट इज ऑल राइट, अगली बार आई विल परफॉर्म वेल। सो इसी को हम लोग कहते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस विच इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस लेवल दैट हेल्प्स अचीव पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेज माइनर क्राइसिस, ठीक है। तो स्ट्रेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस विच इज योर पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि नेसेसरी होता है लाइफ में, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है कि जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, आप अपने बेस्ट कैपेबिलिटी पे परफॉर्म कर पाते हो। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड इफ अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए तो यही यू स्ट्रेस इट कैन टर्न इनटू डिस्ट्रेस, जिससे कि फिजिकल एंड इमोशनल वियर एंड टीयर भी हो सकता है। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो फिर आप अच्छे तरीके से अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पोटेंशियल में नहीं परफॉर्म कर पाओगे, तो डिस्ट्रेस इज योर नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो एक ये डिस्टिंक्शन बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, इसको याद कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इन जनरल इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। सो द वर्ड स्ट्रेस इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, इसकी रूट वर्ड लैटिन है एंड ये आता है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है विच इज स्ट्रिक्टस एंड स्ट्रिंजर, ठीक है। स्ट्रिक्टस का मतलब होता है टाइट एंड स्ट्रिंजर का मतलब होता है टू टाइटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तुम बहुत हैविली ब्रीथ करने लग जाओगे, तुम्हारी मसल्स टाइटन हो जाएंगी, ठीक है, कुछ तो तुमको तुम्हारे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये जो वर्ड्स हैं इनका हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी से ही रिलेशन शो कर रहा है कि स्ट्रेस का कैसे हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी पे भी, फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर स्ट्रेसर्स? स्ट्रेसर्स क्या होता है? हमने बात करी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है जिसकी वजह से तुम स्ट्रेस्ड फील करते हो, तो वही कोई इवेंट जो तुम्हारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है उस इवेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेसर्स बोलते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसा इवेंट, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल भी हो सकता हो कि तुम कुछ सोच रहे हो जिसकी वजह से तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, या कुछ एक्सटर्नल कुछ ऐसा इवेंट हो गया हो जिसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा हो। तो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट जो तुम्हारे लिए है उस स्ट्रेसफुल इवेंट को ही हम लोग स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन उस एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स पे जो तुम्हारा रिएक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि बहुत तुम्हारी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, तुम्हारे मेंटल बहुत स्ट्रेन हो रहा है, तो स्ट्रेन इज योर रिएक्शन टू द स्ट्रेसर। जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है उस पर अब तुम जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो उस रिएक्शन को इन जनरल हम लोग स्ट्रेन कह सकते हैं। से इन जनरल स्ट्रेन जो है वो उसका एक नेगेटिव कनोटेशन ही होता है, ठीक है, इट होल्ड्स नेगेटिव कनोटेशन। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, हैंस सैले द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। तो अगर इफ क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, तो याद रखना हैंस सैले इज द आंसर। इन्होंने भी स्ट्रेस को डिफाइन करा, कैसे डिफाइन करा? ही डिफाइंड स्ट्रेस एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। मतलब इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो, मतलब किसी भी तरीके का स्ट्रेसर हो, उस पे हर एक इंडिविजुअल सिमिलर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ही शो करता है, ठीक है। मतलब रिगार्डलेस ऑफ किसी भी टाइप का स्ट्रेसर हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेसर हो, मतलब कोई बहुत ही मेजर लाइफ इवेंट हो गया हो तुम्हारे साथ, या कोई छोटी मोटी चीज़ हो गई, डे टू डे लाइफ में डेली हैसल्स होते रहते हैं इधर उधर, किसी भी टाइप का स्ट्रेसर हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उस पर तुम्हारी बॉडी
एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ही देता है। मतलब हर एक सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप सिमिलर तरीके से रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, ये सैली का कहना था, ठीक है। बट मेनी रिसर्चर्स डू नॉट एग्री विद दिस। उनका कहना है कि अलग अलग स्ट्रेसर्स से अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं, एंड ऑल्सो अलग अलग इंडिविजुअल्स भी अलग अलग स्ट्रेसर्स पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कल एग्जामिनेशन है, तुम बहुत स्ट्रेस हो उस एग्जाम को लेके, बट ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा फ्रेंड इतना नहीं स्ट्रेस है। सेम सिचुएशन थी, बट अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट करा, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स शो करा, ठीक है। या फिर तुम्हारा कल एग्जाम था, उसको लेके तुम स्ट्रेस्ड हो गए बहुत ज़्यादा, वहीं पे ऑन दी अदर हैंड यू लूज योर कोई लव्ड वन, तो वहां पे भी तुम स्ट्रेस हो गए। बट इन दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेसर्स थे, और यहाँ पे तुम्हारे अलग अलग रिस्पॉन्सेस शो होंगे। एग्जामिनेशन है कल, उसके लिए तुम इतना शायद नहीं स्ट्रेस्ड फील होगे जितना तुम स्ट्रेस्ड फील होगे व्हेन यू लूज योर लव्ड वन, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रेसर्स के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेस एक डायनेमिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट होता है, जहां पे इट इज अ डिस्क्रिप्शन इन होम्योस्टेटस दैट क्रिएट्स अ नीड टू रिस्टोर बैलेंस। जैसे कि हम बात कर ही रहते हैं, स्ट्रेस से हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम या होम्योस्टेटस या फिर इन जनरल एक बैलेंस जो है वो इफेक्ट हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ नीड कि हम लोग बैलेंस को रिस्टोर करें। होम्योस्टेटस इज नथिंग द बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी, उसी, ठीक है। सो the perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of events and the resources available to deal with them. It is important, इस लाइन को समझना। So यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का परसेप्शन मतलब आप किस तरीके से स्ट्रेस को देख रहे हो, किस तरीके से स्ट्रेस आप परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, वो डिपेंडेंट होता है दो चीज़ों पे, ठीक है। पहला क्या है, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स, ठीक है, एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद देम और कोप विद देम। ये क्या चीजें होती हैं? कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट, देखो अप्रेजल का मतलब ही होता है टू जज, मतलब जजमेंट, आप किस तरीके से किसी भी इवेंट को जज कर रहे हो, किसी भी चीज को आप किस तरीके से जज कर रहे हो। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निटिव या कॉग्निशन? कॉग्निटिव का मतलब ही होता है मेंटल, ठीक है, मेंटल या फिर थिंकिंग से रिलेटेड। तो कोई भी इवेंट स्ट्रेसफुल है आपके लिए या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेंटली उस इवेंट को जज कर रहे हो, ठीक है। आप किस तरीके से उस इवेंट को मेंटली जज कर रहे हो, प्लस क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास उस इवेंट से डील करने के लिए। वी विल कम बैक टू अवर एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल। सो लेट्स से तुम्हारा कल एग्जाम है, तो अब वो सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के लिए कैसे डिफर कर रही है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो तुम्हारा कल एग्जाम है, तुम्हारे फ्रेंड का कल एग्जाम है, तुमने सबसे पहले किस तरीके से कॉग्निटिव अप्रेजल किया उस इवेंट का, मतलब तुमने किस तरीके से उस इवेंट को जज करा मेंटली। यू थॉट कि अरे यार तो एग्जाम है, बड़ा टफ एग्जाम है, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, मैंने कुछ पढ़ भी नहीं रखा है, अब मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगा, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हाउ इफ आई फेल तो क्या होगा, हाउ विल आई फेस माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, कैसे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो यू ऑटोमेटिकली चेंज द सिचुएशन इनटू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर यू बाय दिस जजमेंट। इस तरीके से जज करके तुमने पूरी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चेंज कर दिया। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे फ्रेंड ने किस तरीके से जज करा उस सिचुएशन को, ही थॉट कि अरे ठीक है, दिस आई नो दिस एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, दिस इज टफ ऑल्सो, बट हाँ मैंने पढ़ रखा है और थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करूंगा और अच्छे से टाइम यूटिलाइज करूंगा तो आई कैन प्रिपेयर वेल और आई कैन परफॉर्म वेल। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं भी परफॉर्म हो पाता है तो ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। सो दिस ऑल, ये जो परसेप्शन था स्ट्रेस का, वो डिपेंड था तुमने किस तरीके से जज करा उस इवेंट को, ठीक है, प्लस किस तरीके से तुमने रिसोर्सेज का यूज करा उस इवेंट से कोप करने के लिए, उससे डील करने के लिए। तुमने सोचा कि अरे मेरे तो नोट्स भी नहीं बने हैं, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मेरे तो कोई फ्रेंड भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे, आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, नथिंग। वहीं पे योर फ्रेंड ही थॉट कि अरे ठीक है मेरे नोट्स भी बने हैं, हाँ थोड़े इनकम्प्लीट हैं बट आई विल कंप्लीट देम। साथ में हम लोग ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं एंड आई विल लुक फॉर मटेरियल्स ऑनलाइन ऑल्सो, एंड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेगा थे क्लास में, उसकी भी PDF है। सो आई कैन कवर ऑल दैट इन द टाइम अवेलेबल। सो यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरीके से एक सिमिलर सिचुएशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग तरीके से उस इवेंट को अपने लिए शेप करा। सो इसी तरीके से परसेप्शन बिल्ड होता है स्ट्रेस का, एंड इसी के बेसिस पे लैजरस प्रोपाउंडेड हिज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, जहां पे उन्होंने दो टाइप के अप्रेजल्स बताए,
ठीक है, दो टाइप के अप्रेजल्स बताएं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? प्राइमरी अप्रेजल इज नथिंग बट योर स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल टॉक्स अबाउट द स्ट्रेसफुल इवेंट, द स्ट्रेसर, बेसिकली स्ट्रेसर के बारे में बात करता है कि कितना सीवर है तुम्हारा स्ट्रेसर, कितना हार्मफुल है तुम्हारे लिए तुम्हारा स्ट्रेसर, इसके बारे में बात करता है प्राइमरी अप्रेजल। तो प्राइमरी अप्रेजल टॉक्स अबाउट योर स्ट्रेसर, स्ट्रेसर के बारे में बात करता है। ठीक है, नेगेटिव इवेंट्स के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ ये नेगेटिव इवेंट जो होते हैं इनको जज किया जाता है, अप्रेज किया जाता है फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज, कि कितने हार्मफुल हैं, कितने थ्रेटफुल हैं, कितने चैलेंजिंग है ये सारे नेगेटिव इवेंट्स, बेसिकली योर स्ट्रेसर्स। सो अब हार्म, थ्रेट और चैलेंज, इनका क्या मतलब होता है? हार्म इज द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। ठीक है, एक इवेंट ने, एक स्ट्रेसर ने ऑलरेडी जो डैमेज कर दिया है वो हार्म है, ऑलरेडी हार्म तुमको पहुंच चुकी है। ठीक है, थ्रेट क्या होता है? थ्रेट इज द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, जो तुमको हो सकता है उस इवेंट से और ज्यादा फ्यूचर में और क्या तुमको डैमेज हो सकता है, दैट इज थ्रेट। एंड चैलेंज इज द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, कि तुम्हारी कितनी एबिलिटी है कि तुम उससे कोप कर सकते हो, कितना बेनिफिट कर सकते हो किसी एक इवेंट से। एंड नेक्स्ट योर सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में ही टॉक्ड अबाउट द कोपिंग एबिलिटीज। ठीक है, इट रिफर्स टू द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज एंड वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म, थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट। तो प्राइमरी अप्रेजल में उन्होंने स्ट्रेसर की बात करी कि वो कितना सीवर है, सेकेंडरी अप्रेजल में उन्होंने रिसोर्सेज की बात करी, कोपिंग एबिलिटीज की बात करी कि वो कितनी सफिशिएंट है, तुम्हारे पास कितनी सफिशिएंट है वो कोपिंग एबिलिटीज, तो वो रिसोर्सेज जिससे तुम अब उस स्ट्रेसर से हैंडल कर सकते हो, उस स्ट्रेसर से डील कर सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो। सो दिस इज सेकेंडरी अप्रेजल। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि प्राइमरी, सबसे पहले तो तुम ऑब्वियसली उस स्ट्रेसर से तुम इंटरैक्ट करोगे, एंड सेकेंडरी अप्रेजल में फिर तुम अपने रिसोर्सेज फिगर आउट करोगे, कोपिंग मेथड्स का यूज करोगे उससे डील करने के लिए। ठीक है, सो दीज अप्रेजल्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर तुमने पास्ट में कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से तुम डील कर चुके हो तो इट इज़ मोर लाइकली कि अब तुम जो दोबारा जब उस सिचुएशन से डील करोगे तो तुम और अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। ठीक है, लेट्स से तुमको पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता था, बहुत तुम एंशियस फील करते थे, पहली बार जब तुमने वो चीज़ करी यू वर क्वाइट नर्वस, तुम बहुत नर्वस थे, योर हैंड्स वर शेकिंग, लेग्स वर शेकिंग, हैंड्स वर स्वेटी थे, बहुत नर्वस थे, फंबल कर रहे थे, जोन आउट हो गए। बट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम जब तुम परफॉर्म करोगे तो इट विल लाइकली कि तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे एज योर प्रीवियस वन। तो पास्ट एक्सपीरियंस इफ अगर तुमको है किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का तो इट इज लाइकली कि तुम और अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, कोप कर पाओगे। एंड सेकेंड इज कंट्रोलेबल, दैट इज वेदर वन हैज मास्टरी और कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, कि क्या तुम्हारे पास इतनी स्किल्स हैं कि तुम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, सो ऑल दीज फैक्टर्स से ये डिपेंड करता है कि द एक्सपीरियंस एंड आउटकम ऑफ अ स्ट्रेसर में वराई फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यहाँ से भी कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है हैंस सेली का स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला। ठीक है, तो दिस वाज द लैज़रस मॉडल ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे उन्होंने दो टाइप के अप्रेजल्स बताए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, तो मेक श्योर आप, बहुत आसान है, आसानी से विद एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो, उससे आप आसानी से समझो एंड इसको याद करो। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छी भाई इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में, इस इमेज से, इस पूरी इमेज से इतना कुछ समझने को है। ठीक है, कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। सो बहुत ही आसानी से आई विल ब्रेक डाउन द होल इमेज फॉर यू। सबसे पहले स्ट्रेसर्स क्या होता है वो हमने देख लिया कि स्ट्रेसर कोई भी ऐसा इवेंट जिससे जो तुम्हारे स्ट्रेस को ट्रिगर कर रहा है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहा है। तो स्ट्रेसर्स के कुछ टाइप हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, ये तीनों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। फिर कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं कि कोई भी जो एक स्ट्रेसफुल इवेंट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या वो बहुत हाई इंटेंसिटी का है, लो इंटेंसिटी का है, ड्यूरेशन बहुत लंबे टाइम तक है या कम ड्यूरेशन का है, क्रोनिक है, एक्यूट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या कम कॉम्प्लिकेटेड है, प्रिडिक्टिबिलिटी प्रिडिक्टेबल है या फिर एकदम से अनप्रिडिक्टेबल, एकदम से सडन हो जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल इफेक्ट दी स्ट्रेसर्स, ये भी स्ट्रेसर्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का, लंबे ड्यूरेशन तक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल सा कोई स्ट्रेसर होगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तुम पे पड़ेगा। वही ऑन दी अदर हैंड अगर लो इंटेंसिटी का होगा, कम ड्यूरेशन का होगा, कम कॉम्प्लेक्स होगा और प्रिडिक्टेबल सा होगा तो इट इज़ मोर लाइकली कि तुम उससे आसानी से डील कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन जो स्ट्रेस को डील कर रहा है, जो स्ट्रेस के साथ डील कर रहा है। तो उस इंसान के, उस पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फिजिकल हेल्थ, अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ही बहुत ही पुअर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, तुम्हारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ही वीक है, बहुत ही वनरेबल हो तुम, तो इट इज़ मोर लाइकली कि तुम जब उस स्ट्रेसफुल इवेंट से इनकाउंटर करोगे तो तुम उससे नहीं अच्छे से डील कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ ही नहीं अच्छी है। वही ऑन दी अदर हैंड अगर अच्छी होगी फिजिकल हेल्थ वगैरह सब कुछ, तो तुम अच्छे से कोप कर पाओगे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तुम्हारी सिचुएशन कंडीशन कैसी है, मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, अगर ये सब बहुत ही नेगेटिव में है, बहुत ही लो है, लो मेंटल हेल्थ है, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में बहुत ही नेगेटिव सोचते हो तुम, तो इट इज़ लाइकली फिर कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो तुम नहीं अच्छे से डील कर पाओगे, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में थे अपने साइकोलॉजिकली। नेक्स्ट कल्चरल, कल्चरल डिफिनेशंस एंड मीनिंग्स, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल, कि तुम जिस कल्चर में रहते हो उस कल्चर, वो कल्चर भी इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे ऊपर कि तुम किस तरीके से किसी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिएक्ट करोगे, ठीक है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। तो हर एक कल्चर में स्ट्रेस को इन जनरल, मेंटल हेल्थ को इन जनरल बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कहीं पे इसको एज अ बून देखा जाता है, कहीं पे इसको एज अ कर्स देखा जाता है। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग्स होती हैं, अलग अलग डिफिनेशन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा रिस्पॉन्स स्टाइल शेप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द रिसोर्सेज अवेलेबल, कि क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप करने के लिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है, मेडिकल केयर हो सकता है, जिसको हम लोग टेंजिबल सपोर्ट भी कह सकते हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि जो कि एक फिजिकल फॉर्म में तुम्हारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पर्सनल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कि तुम्हारे पास स्किल्स हैं, हाँ, कोप करने के लिए तुम्हारे पास स्किल्स अवेलेबल हैं, या कोपिंग स्टाइल तुम्हारा, तुमने पास में भी एक्सपीरियंस कर चुकी हैं ये सारी सिचुएशंस एंड नाउ यू हैव डेवलप्ड योर कोपिंग स्टाइल, एक पॉजिटिव अच्छा कोपिंग स्टाइल है तुम्हारे पास उस सिचुएशन से डील करने के लिए। एंड द लास्ट इज सोशल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, प्रोफेशनल हेल्प है जो तुम सीख कर सकते हो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सो दीज आर ऑल दी रिसोर्सेज जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ जब तुम इनकाउंटर कर रहे हो किसी भी स्ट्रेसर से, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा था, आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड सी इमेज अब शायद अच्छे से समझ आ चुकी होगी एंड आप इसको बहुत एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन यूजिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्ट्रेस अप्रेजल, मतलब कि स्ट्रेस के टाइम पे जब आप स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज आप क्या क्या शो करते हो जब आप एक स्ट्रेसर से इनकाउंटर होते हो। सो कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकते हैं, बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकते हैं एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं? जब तुम कोई भी स्ट्रेसर को इनकाउंटर करो, जब तुम स्ट्रेस्ड फील करो, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग बढ़ सकती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अगर और ज़्यादा हम लोग डेप्थ में देखें इसको तो बहुत सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में एट दी टाइम जब हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेजरली 2 हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज करती हैं अलग अलग पाथवेज के थ्रू, ठीक है। एक पाथवे को हम लोग कहते हैं सैम पाथवे, ठीक है, सैम पाथवे, ठीक है, सैम पाथवे। इसमें क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम जो तुम्हारे ब्रेन में होता है, ठीक है। इसको और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। इतना याद रखो, हाइपोथैलेमस इट इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड योर ब्रेन। तो जब तुम स्ट्रेस फील करते हो तो तुम्हारा जो हाइपोथैलेमस होता है ये एक्टिवेट कर देता है तुम्हारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी कौन सा नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, एक्टिवेट कर देता है एंड देन तुम्हारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये फिर ट्रिगर कर देता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स ये पार्ट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं तुम्हारी बॉडी में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन सेक्रीट करते हैं डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। पढ़ा होगा 9th-10th में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हिस्सा होते हैं, ये हार्मोन सेक्रीट करते हैं बेसिकली। तो सैम पाथवे में हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो है, जब तुम स्ट्रेस फील करोगे तो हाइपोथैलेमस तुम्हारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। देन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट विल ट्रिगर योर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ये एड्रिनल ग्लैंड्स फिर रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स को जिनको हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन,
ठीक है, ये हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पाथवे को हम लोग सैम पाथवे भी कहते हैं। ये सो दिस टर्म इज ऑप्शनल, ये आई हैव एक्सप्लेन जस्ट फॉर क्लैरिटी, बट मेन आप ये वाला साइकिल याद रख लो कि हाइपोथैलेमस, देन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन योर एड्रेनल ग्लैंड्स एंड देन द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो एक तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तुम्हारा बॉडी शो करता है जब तुम स्ट्रेस फील करते हो। नेक्स्ट इज योर HPA एक्सिस जैसी एक चीज भी होती है। ठीक है, अगेन दिस टर्म इज ऑप्शनल, इसको मत याद रखना। आगे जो आई एम गोइंग टू टेल यू उस पाथवे को याद रख लो बस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस फील करती है तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड अगेन दे आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और इनको हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ये रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी नो, इसको हम लोग पॉपुलरली या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं जब तुम स्ट्रेस फील करोगे। तो ये दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, जब तुम स्ट्रेस फील करते हो। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अलॉन्ग विद हार्ट बीट इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। यू विल नोटिस कि जब तुम बहुत स्ट्रेस फील करोगे तुमको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी और एकदम से सडन नीड होगी फॉर गोइंग टू वॉशरूम। सो ये कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। नेक्स्ट कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज भी होंगे। जब तुम स्ट्रेस फील करोगे, कोई स्ट्रेसर से इनकाउंटर करोगे, तुम्हारे बिहेवियर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। एंड दो सबसे कॉमन जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होते हैं, दैट इज फ्लाइट एंड फाइट। फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट इज नथिंग बट विड्रॉ कर देना, एस्केप करना, भाग जाना सिचुएशन से, फ्लाइट करना। ठीक है, आप भाग गए हो, आप नहीं फेस कर रहे हो उस सिचुएशन से, उस स्ट्रेसर से आप नहीं डील करना चाहते हो। एंड फाइट इज जब व्हेन यू आर शोइंग अप, तुम ठीक है तुम शो कर रहे हो, शोइंग अप, तुम लड़ रहे हो, आके तुम फाइट बैक कर रहे हो, तुम एफर्ट मार रहे हो उस सिचुएशन से डील करने में। सो दिस इज योर बिहेवियरल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इमोशनल रिस्पॉन्स, हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली भी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं जब आप स्ट्रेस फील करते हो। ठीक है, एंग्शियस फील करोगे, बहुत डर लगेगा, हो सकता है डिप्रेस भी फील करने लग जाओ। ठीक है, एंगर, डिनायल एक्सेट्रा, बहुत सारे इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी हम लोग शो करते हैं। एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, मतलब कॉग्निशन इज रिलेटेड टू योर मेंटल, कि किस तरीके से मेंटल आप हो सकता हो बहुत ज़्यादा इरेशनल तरीके से सोचने लग जाओ, एक इरेशनल थिंकिंग डेवलप हो जाए, कंसंट्रेशन बिल्कुल लैक हो जाए, फोकस ना कर पाओ चीज़ों पे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज भी हम लोग शो करते हैं। सो दिस इज ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू किस तरीके से तुम रिस्पॉन्स शो करते हो व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं स्ट्रेस के। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हर किसी का खुद का यूनिक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्डिंग होता है टू स्ट्रेस। जैसे कि अब डिस्कस विद एग्जांपल्स कि तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड का दोनों का ही अलग अलग तरीका था एग्जामिनेशन वाले स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है रिस्पॉन्ड करने का। कुछ सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है, और ये सिम्टम्स को अभी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, कि फिजिकल में हार्ट बीट बढ़ जाएगी एंड ब्रीदिंग बढ़ जाएगी एक्सेट्रा, ये सारे सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा हो सकता हो डिप्रेस फील करो, एंशियस फील करो, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। बिहेवियरल, हमारी बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो ये बहुत कुछ सिम्टम्स है स्ट्रेस के, कि हम इन सिम्टम्स से हम समझ सकते हैं कि हाँ द पर्सन ही और शी इज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड। और कोई भी सिम्टम्स अगर बहुत लंबे टाइम तक है और उसको फिर भी इग्नोर किया जा रहा है तो इट कैन लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेज, सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता हो कि इंडिविजुअल कैन इट कैन लीड टू अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बहुत सारे अलग अलग एंग्जाइटी, एंशियस इश्यूज हो सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप इफ़ आपके आसपास या आप खुद इन सारे सिम्टम्स से डील कर रहे हो एंड ये साइंस आपको दिख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करो। नेक्स्ट, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये हमने उस इमेज में देखा था। सो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। एंड रिमेंबर ये सारे ही जो स्ट्रेस होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले है तुम्हारा फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है। फिजिकल स्ट्रेस आर डिमांड दैट चेंज द स्टेट ऑफ अवर बॉडी, जो तुम्हारी बॉडी के स्टेट को चेंज कर रही है। मतलब कोई ऐसा एक स्ट्रेस आ गया है जिससे तुम्हारे बॉडी में चेंज हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि ओवर एक्सर्शन, तुम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो बिल्कुल, तो इससे तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। पुअर न्यूट्रिशन, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं अच्छा है, डाइट नहीं अच्छी है, लैक ऑफ स्लीप, ढंग से सो नहीं रहे हो, इंजरी हो गई है कोई बॉडी में, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस हैं जिससे हमारी बॉडी में जिस पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जो हमारी सराउंडिंग से हमको मिलते हैं, ठीक है, जो कि ऑफन अनअवॉइडेबल होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज। तुम्हारा एग्जाम है,
तुमको पढ़ना है बट तुम्हारे घर के बगल में शादी हो रही है, बहुत नॉइज हो रहा है, बहुत ही क्राउड है, तो इससे तुमको स्ट्रेस फील हो सकता है, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। या फिर बहुत से कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, कुछ ऐसे बहुत ही मेजर लाइफ इवेंट जैसे कि फायर, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, जिनसे डैमेज हो सकता है अलग अलग लेवल्स पे। तो ये कुछ फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं। नेक्स्ट इज योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस आते हैं इंटरनल सोर्सेज से। ठीक है, तो इंटरनली तुम बहुत कुछ ऐसा फील कर रहे हो जिसकी वजह से तुमको ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस महसूस हो रहा है। एंड दीज आर पर्सनल एंड यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, पर्सनल होते हैं उनके खुद के। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के? फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर्स एंड सोशल प्रेशर्स। तो इनको याद रखो, इससे भी पीवाईक्यू में आई हैव सीन क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या है, इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं और इनका मतलब क्या है वो याद करना जरूरी है। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज कॉज्ड व्हेन नीड्स और गोल्स आर ब्लॉक्ड बाय समवन और समथिंग। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तुम कब फील करोगे? जब तुम्हारे कुछ गोल्स हैं, कुछ तुम्हारी नीड्स हैं और वो ब्लॉक हो गए हो, तुम नहीं उन पे काम कर पा रहे हो, उनको नहीं फुलफिल कर पा रहे हो। जैसे लो ग्रेड जाना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होना, तुम्हारी कोई गोल है, कुछ नीड्स हैं, तुमको उनको फुलफिल करना है, तुम उसके लिए काम कर रहे हो बट यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड ऑन सर्टेन फैक्टर, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड और इसकी वजह से तुमको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फील होगा। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस जहाँ पे तुम्हारे पास दो या दो से ज़्यादा कुछ नीड्स हैं, कुछ मोटिव्स हैं और उनके बीच में तुमको चूज करना है। ठीक है, लेट्स से कि यू वांट टू बी अ सिंगर और डांसर बट तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर बनने को कह रहे हैं, तो यहाँ पे यू विल फील कन्फ्लिक्टेड, तुमको कन्फ्लिक्ट फील होगा एंड जिससे कि इट विल लीड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट, इंटरनल प्रेशर्स। इंटरनल प्रेशर्स ये अराइज होते हैं फ्रॉम सेल्फ इम्पोज एक्सपेक्टेशन, जो तुमने खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं कि आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली, मुझे हर काम परफेक्टली करना ही है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जरूरी नहीं है हर काम परफेक्ट तरीके से हो ही पाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस जो हम अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर अनरियलिस्टिक सी, इम्प्रैक्टिकल सी एक्सपेक्टेशंस पुट कर देते हैं, इससे इंटरनल प्रेशर्स बिल्ड हो जाते हैं जिससे कि फिर इंटर्न साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है। एंड द लास्ट इज सोशल प्रेशर्स, जो एक्सेसिव डिमांड से राइज होता है। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है तुमसे, तुम्हारे टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तुमसे, ठीक है, बहुत डिमांडिंग पीपल है, या तुमको कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है जिनसे तुम्हारी पर्सनैलिटी क्लैश होती है, तो ये इट लीड्स टू सोशल प्रेशर्स, जहाँ पे अगेन इन टर्न तुम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फील कर रहे हो। ठीक है, सो ये टाइप्स थे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस ये अराइज होता है एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, दे अराइजेस फ्रॉम अवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। जब हम और लोगों से, अपनी सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में जब हम और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब वहाँ से सोशल स्ट्रेस अराइज होता है। कुछ सोशल इवेंट जैसे कि डेथ और इलनेस इन द फैमिली, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, ट्रबल विद नेबर्स, कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल स्ट्रेसेस के, जहाँ पे ये वैराई करते हैं वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ये भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा, सो इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हमने 3 मेजर टाइप के स्ट्रेसेस देखे, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, तो इनको भी अच्छे से याद रखना। एंड साइकोलॉजिकल में भी हमने 4 टाइप के देखे, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर्स एंड सोशल प्रेशर्स। ठीक है, मूविंग ऑन नाउ, अब हम देखते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं स्ट्रेस के। हमने स्ट्रेस का नेचर देख लिया, स्ट्रेस के टाइप्स देख लिए, ठीक है, अब स्ट्रेस के सिम्टम्स देख लिए। अब क्या क्या सोर्स हो सकता है, कौन सी चीज़ों से तुमको स्ट्रेस फील हो सकता है। सो वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशन कैन जनरेट स्ट्रेस, जैसे लाइफ इवेंट्स, कोई एक मेजर लाइफ इवेंट तुम्हारे साथ हो गया हो, कुछ मेजर चेंजेस हो गए हो, प्लान हो सकता हो, अनप्लान हो सकता हो, जो तुम्हारे डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर दे, जैसे एक नए हाउस में मूव करना, मैरिज हो जाए, शादी हो जाना, ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप, तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट लंबे टाइम की एक रिलेशनशिप थी, उससे ब्रेकअप हो जाना, ठीक है, या फिर लूजिंग योर लव्ड वन। सो ये कुछ मेजर लाइफ चेंजेस हो जाते हैं, मेजर लाइफ इवेंट, जिससे कि तुम स्ट्रेस फील करते हो। नेक्स्ट, हैसल्स, डेली हैसल्स, डे टू डे पर्सनल स्ट्रेसेस, ठीक है, ऑफन अननोटिस्ड बाय अदर्स बट फ्रीक्वेंट एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग। डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, डे टू डे लाइफ में ऑफन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। नॉइजी सराउंडिंग्स, वाटर शॉर्टेज, बहुत सी चीज़ें अलग अलग जिससे कि यू कैन फील स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट, ट्रोमैटिक इवेंट्स, बहुत ही कोई ट्रोमैटिक लाइफ थ्रेटनिंग कोई एक्सट्रीम इवेंट हो गया हो तुम्हारे साथ, कोई डिस्टर्बिंग इवेंट हो गया हो, जैसे कि फायर, एक्सीडेंट, रॉबरी, अर्थक्वेक, जिसने एक ट्रॉमा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हो। ठीक है, सो ये कुछ सोर्सेस थे, बहुत ही इजी, यू कैन रिलेट, बहुत अच्छा आसानी से समझ सकते हो। मूविंग ऑन, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इससे भी आई हैव सीन क्वेश्चंस, तो इसको भी अच्छे से करना है। अ मेजर ऑफ
स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स की कैसे हम जो अलग अलग स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं उनको मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हॉर्म्स एंड राहे इन्होंने एक स्केल डेवलप करी। हॉर्म्स एंड राहे ने डेवलप करी लाइफ इवेंट मेजर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को मेजर करने के लिए एक स्केल डेवलप करी और इसी स्केल को इंडियन पॉपुलेशन के लिए डेवलप करा गया बाय सिंह कौर एंड कौर। ठीक है, सिंह कौर एंड कौर ने इंडियन पॉपुलेशन के लिए डेवलप करा, जिसको हम लोग प्रिज्यूमेटिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल भी बोलते हैं। ये एक सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनेयर होता है। सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनेयर मतलब आपको खुद से ही क्वेश्चनेयर होती है, खुद से ही उसको रेटिंग्स प्रोवाइड करनी है होती हैं, जहां पे इट इज मेड अप ऑफ 51 लाइफ चेंजेस, मतलब 51 लाइफ चेंजिंग इवेंट्स मेंशन है और उसको आपको नंबर देना है विच अ पर्सन मे हैव एक्सपीरियंस्ड। और इसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवेंट्स दे रखे होते हैं। जैसे ये कुछ लाइफ इवेंट्स दे रखे हुए हैं और इन लाइफ इवेंट्स को असाइन करना होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर सीवियरिटी। तो आपको अपने हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है अलग अलग लाइफ इवेंट्स को, जैसे डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेंबर, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और ट्रॉमा, इलनेस ऑफ अ फैमिली मेंबर, ब्रेकअप विद अ फ्रेंड एक्सेट्रा। तो इसको आपको खुद से ही यहाँ पे स्कोर्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, द रिस्पोंडेंट स्ट्रेस स्कोर इज वेड सम ऑफ ऑल दी आइटम्स और लाइफ चेंज इवेंट्स इन पास्ट 1 ईयर चेक बाय हिम और हर। तो रिस्पोंडेंट का जो फिर एंड में एक स्ट्रेस स्कोर बनाया जाता है। स्ट्रेस स्कोर बनाया जाता है, तुम्हारे जितने भी लाइफ इवेंट्स थे उनका मीन निकाला जाता है, इन सारे इवेंट्स को, सारे स्कोर को ऐड कर दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा पास्ट 1 ईयर में उसका कितना एक स्ट्रेसफुल स्कोर बना। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स को। नेक्स्ट, अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के। सो देयर आर 4 मेजर इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ये हमने ऑलरेडी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो एकदम ब्रीफ में आई विल रिवाइज दिस। इमोशनल इफेक्ट क्या होते हैं? इट कैन लीड टू मूड स्विंग्स, इरेटिक बिहेवियर, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जहां पे आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं, जैसे कि फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, इंक्रीज्ड फिजिकल टेंशन, इंक्रीज साइकोलॉजिकल टेंशन, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ इमोशनल इफेक्ट हो सकते हैं तुम्हारे ऊपर ड्यू टू स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यहाँ पे बॉडी रिलीज करती है हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, हार्ट रेट में चेंज हो सकता है, ब्लड प्रेशर लेवल में चेंज हो सकता है। ठीक है, स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेजेस, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं तुम्हारी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे जो जो इम्पैक्ट हो रहा है स्ट्रेस का। शॉर्ट टर्म में ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रेशर में हेल्प करता है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज क्वाइट हार्मफुल। नेक्स्ट, कॉग्निटिव इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का? प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कैन लीड टू मेंटल ओवरलोड। अगर बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही क्रोनिक स्ट्रेस हो गया है तो मेंटल ओवरलोड हो सकता है, इससे फॉल्टी डिसीजन हो सकते हो आप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत ही बेकार हो सकती है, पुअर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी इनकोडिंग सब कुछ बहुत ही पुअर हो गया हो। ठीक है, तो ये कुछ कॉग्निटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिहेवियरल इफेक्ट्स, कुछ बिहेवियर पे भी इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कैफीन, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग डिपेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, ये सब तुम्हारे बिहेवियर पे इफेक्ट आ सकते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। मूविंग ऑन टू एग्जामिनेशन एंजाइटी, ये क्या होता है? सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट रिलेटेबल फॉर यू गाइज। एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या होता है? इट इज अ फेयरली कॉमन फिनोमिना that involves feelings of tension or uneasiness that occur before, during or after an examination। एक एग्जाम के दौरान, उसके पहले, उसके बाद में जो एक टेंशन फील करना, एक अनईजीनेस फील करना, एंशियस फील करना is what examination anxiety is। So many people experience feelings of anxiety around examinations and find it helpful in some ways as it can be motivating and create the pressure that is needed to stay focused on one's performance। तो जैसे कि हमने बात करी थी, एक ऑप्टिमल लेवल की अगर एंजाइटी या फिर स्ट्रेस है, so that is you stress and that is good for you, क्योंकि इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। बट वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अगर बहुत ज्यादा हाई डिग्रीज ऑफ एंजाइटी है, so इससे the student will be unable to perform at a level which matches the potential they have shown in less stressful classroom situations। अगर बहुत ही ज्यादा हाई डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो फिर ये हैम्पर भी कर सकता है तुम्हारे परफॉर्मेंस को। सो इट इज नेसेसरी कि तुम इस एंजाइटी को अपने एक ऑप्टिमल लेवल से उसको कंट्रोल करके रखो। ठीक है, एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेस हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन और इवैल्यूएटिव स्ट्रेस and produces deliberating behavioral, cognitive and physiological effects no different from those produced by any other stresses। तो जैसे कि और भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट जिस तरीके का तुम्हारे अंदर बिहेवियरल, कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, उसी तरीके से एग्जामिनेशन स्ट्रेस भी सिमिलर तरीके से वो सारे इफेक्ट्स तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे कॉग्निशन पे, तुम्हारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सो अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से इससे डील करो।
सो इट इज इंपॉर्टेंट कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन वन मस्ट स्पेंड इनफ टाइम फॉर स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो पढ़ने के लिए, अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस पे फोकस करो, डिस्कस डिफिकल्टीज विद टीचर एंड क्लासमेट, कोई डाउट है तो उसको बिफोर हैंड एग्जाम से पहले ही क्लियर कर लो, एक रिविजन टाइम टेबल बनाओ, नोट्स कंडेंस तैयार करो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन डे पे काम रहने की कोशिश करो, कोई नई चीज़ पे फोकस ना करो, नए स्टडी मटेरियल को ना अकोमोडेट करो, और एक काम स्टेट ऑफ माइंड से प्रिपेयर करो फॉर एग्जाम्स। एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर योर CUT UG एग्जामिनेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से एवरीथिंग इज लिस्ट डाउन इन दिस बॉक्स, तो इसको अच्छे से पढ़ना। मूविंग ऑन, अब स्ट्रेस का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे क्या पड़ता है। बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस का ये है, स्ट्रेस वो, स्ट्रेस ये। अब स्ट्रेस और का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो वी नो कि अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड है, लंबे टाइम तक है, तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को, दोनों को ही इफेक्ट और इम्पेयर कर सकता है। एंड द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट, ठीक है। जब आप फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली एकदम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो इसको हम लोग बर्नआउट भी कहते हैं। काफी जेंजी, काफी पॉपुलर टर्म है सोशल मीडिया पे, तो यू फील बर्नआउट। नेक्स्ट, स्ट्रेस कैन वीकन द इम्यून सिस्टम एंड इज लिंक टू इलनेसेस लाइक हार्ट डिजीज, हाई BP, अल्सर्स, अस्थमा एंड हेडेक्स। अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ही क्रॉनिक टाइम पर स्ट्रेस है, छोटे मोटे लेवल्स पे आता जा रहा है डेली लाइफ में, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो इट इज नॉर्मल, ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगा। बट अगर लंबे टाइम तक और हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेस अगर तुम फील कर रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे, उसको वीकन कर सकता है, एंड बहुत से इलनेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो रिसर्च इंडिकेट्स कि स्ट्रेस कंट्रीब्यूट करता है 50 to 70% ऑफ फिजिकल इलनेसेस। काफी बड़ा नंबर है कि 50 से 70% जितने भी फिजिकल इलनेस होते हैं तुम्हारी बॉडी में, इट इज ड्यू टू स्ट्रेस। BP भी, हाई BP, हार्ट डिजीज, आप देखोगे अपने एल्डर्स में अगर जिनको हाई BP की दिक्कत हो, वो इट इज ड्यू टू स्ट्रेस ओनली, क्योंकि एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है उन्होंने बहुत स्ट्रेस लिया हो, जिसकी वजह से फिर वो आज BP की गोलियां खा रहे हैं, ठीक है। एंड 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर रिलेटेड टू स्ट्रेस सिम्टम्स। तो बहुत ही बड़े नंबर हैं ये, तो इट इज नेसेसरी कि आप, यू बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, अपने आसपास या अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। एंड बेटर रिसोर्सेज, बेटर कोपिंग मेथड्स अवेलेबल कराओ, एंड बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को रिगार्डिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज हेयर, विच इज द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इससे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफी क्वेश्चंस आने भी वाले हैं एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से समझना जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो हैंस सेली, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च बोला जाता है, इन्होंने आइडेंटिफाई करा अ कॉमन पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिसको अभी हमने इनकी डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा भी था। और उन्होंने एक सिंड्रोम दिया रिलेटेड टू स्ट्रेस विच इज नोन एज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, पॉपुलरली नोन एज गैस, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताए रिलेटेड टू स्ट्रेस: अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। मतलब जब भी तुम स्ट्रेस फील करोगे तो ये 3 स्टेजेस से तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फिजियोलॉजिकल बॉडी गो थ्रू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना जरूरी है कि इन्होंने पूरा फोकस तुम्हारे फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ बॉडी पे फोकस करा वाइल इनकाउंटरिंग विद स्ट्रेस। इन्होंने बहुत ही लिमिटेड रोल असाइन करा टू साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंड ये सबसे बड़ा इनका क्रिटिसिज्म भी है कि इन्होंने फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस करा एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल। तो ये जो सारे जो स्टेजेस हैं, इट इज रिलेटेड टू योर बॉडी। सबसे पहला स्टेज जो बॉडी इनकाउंटर करती है जब तुम स्ट्रेस फील करते हो, विच इज अलार्म रिएक्शन। इट इज ट्रिगर्ड बाय अ स्ट्रेसर। जब कोई स्ट्रेसर आता है तो तुम अलार्म स्टेट में आ जाते हो, अलार्म रिएक्शन तुम्हारी बॉडी शो करती है। एड्रेनल एंड पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, एंड बॉडी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है फाइट और फ्लाइट मोड के लिए। तो अलार्म रिएक्शन, जब तुम कोई एक स्ट्रेसर इनकाउंटर कर रहा है, उससे ये स्टेज ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज कि अगर तुम स्ट्रेस अब कंटिन्यू हो रहा है, इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज, तो अब बॉडी अब कोप करने की कोशिश करेगी ना। अगर लंबे टाइम तक कुछ, अगर जल्दी खत्म हो गया स्ट्रेस, ठीक है, बट अगर लंबे टाइम तक तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, सो नाउ द बॉडी ट्राइज टू कोप विद द स्ट्रेसर, ठीक है। अब उसको स्ट्रेसर से कोप करना है, और यहाँ पे एफर्ट लाइक कन्फ्रंट्रेशन आर मेड टू हैंडल दी स्ट्रेस। अब तुम स्ट्रेस से डायरेक्टली कन्फ्रंट करोगे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज व्हाट ऑल हैपेंस इन द रेजिस्टेंस वाला स्टेज। एंड द लास्ट इज एग्जॉशन। एग्जॉशन इज कि अगर बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो रहा है तुम्हारा स्ट्रेसर के साथ, अब चलता ही चला जा रहा है, तुम स्ट्रेस फील ही करते चले जा रहे हो, बहुत टाइम हो गया, महीना भर हो गया, तो यहाँ से इस टाइम पे अब तुम्हारे बॉडी के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि तुम्हारा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाता है, एंड यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होने के। हाई BP हो सकता है, कार्डिक डिजीजेस हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेस।
तो बहुत ही बेसिक सा था, बहुत ही आसान सा था, द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जहां पे 3 स्टेजेस आते हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, तो ये फिगर से आप समझ सकते हो, अलार्म स्टेज जहां पे तुम्हारी बॉडी अब प्रिपेयर कर रही है टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रेसर, जिससे कि तुम्हारी बॉडी अब एक अलार्म स्टेट में आ गई है। रेजिस्टेंस की अब जब रेजिस्ट कर रहा है वो स्ट्रेसर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, तो तुम अब कोप करने की कोशिश कर रहे हो उससे। एंड एग्जॉशन की बहुत ही लंबे टाइम तक अब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो गया स्ट्रेसर के साथ, तो बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है एंड चांसेस हो गए हैं टू इंक्रीज इलनेस एंड वीक इम्यून सिस्टम। सो दिस इज योर जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। मूविंग ऑन टू स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। स्ट्रेस का क्या इंपैक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे हमारे। सो वी नो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम इन अवर बॉडी जो हमको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है अगेंस्ट अटैकर्स बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंस, कुछ ऐसे अटैकर्स, कुछ वायरस ऐसे जो हमारी बॉडी को हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है हमारा इम्यून सिस्टम। सो साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी इट फोकसेस ऑन द लिंक्स बिटवीन द माइंड, ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको का मतलब ही होता है माइंड, इट इज रिलेटेड टू योर सीक, इट इज रिलेटेड टू योर साइकी। ठीक है, न्यूरो जहां कहीं भी न्यूरो लिखा हो तो समझ जाओ यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है। एंड इम्यूनोलॉजी इज नथिंग बट योर इम्यून सिस्टम। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये तुम्हारे माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को लिंक करता है। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। वी नो व्हाइट ब्लड सेल्स हम पढ़ते आ रहे हैं क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जिनको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं, एंटीजेंस कह सकते हो, पैथोजेंस कह सकते हो, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको डिटेक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑल दी हार्मफुल सब्सटेंसेज और हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये एंटीजेंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एंड एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? अब एंटीबॉडीज दीज आर अगेंस्ट योर फॉरेन सब्सटेंसेज। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन में पोलियो की वैक्सीनेशन लगती है। ठीक है, तो ये सारी जो वैक्सीनेशन होती है ये किस लिए होती है? ये इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए होती हैं कि वैक्सीनेशन के थ्रू कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज जिसकी वैक्सीनेशन तुमको प्रोवाइड करी जा रही है, उससे उस वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज तुम्हारे इम्यून सिस्टम में प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे कि अब जब भी तुमको वो डिजीज होने के चांसेस होंगे, वो वायरस आने लगेंगे तुम्हारी बॉडी में, तो वो एंटीबॉडीज उससे फाइट करेंगी एंड इट इज लाइकली कि तुमको वो डिजीज नहीं होगा, तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुमको प्रोटेक्ट कर लेगा उस इलनेस, उस डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कुछ टाइप्स होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, जैसे कि टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स क्या होते हैं? ये इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेज हैं, जो एंटीजेंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं टी सेल्स। टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं? ये इम्यून रिस्पॉन्सेज को बूस्ट करते हैं कि जिस और हम अच्छे एफिशिएंट तरीके से इम्यून सिस्टम हमारा काम कर पाए। यही टी हेल्पर सेल्स अटैक होते हैं बाय दी एचआईवी वायरस कॉजिंग एड्स। जो एचआईवी वायरस होता है जिसकी वजह से हमको एड्स जो एक डिजीज हो जाता है, ये एचआईवी वायरस ही तुम्हारे टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से डेवलप एड्स। नेक्स्ट बी सेल्स। बी सेल्स क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में भी डिस्कस। एंड द लास्ट इज नेचुरल किलर या फिर एनके सेल्स, जो ये वायरसेस और ट्यूमर्स से फाइट करते हैं। सो काफी आसान है, बस आपको याद रखना है कि टी सेल्स क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, बी सेल्स एंड एनके सेल्स क्या होते हैं। सो अगर आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेस फील कर रहे हो तो स्ट्रेस कैन रिड्यूस द साइकोटॉक्सिसिटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, वीकनिंग द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड कैंसर। साइकोटॉक्सिसिटी क्या होता है? साइकोटॉक्सिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सेल्स कि वो किल कर पाए वेरियस वायरसेस को, ट्यूमर्स को, इन सबको मार पाए, इन सबको एलिमिनेट कर पाए। तो अगर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक स्ट्रेस होगा तो ये जो एबिलिटी है नेचुरल किलर सेल्स की कि वो वायरसेस से फाइट कर पाए, ट्यूमर्स से फाइट कर पाए, जिसको साइकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, ये साइकोटॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, कैंसर के अगेंस्ट जो डिफेंस करती थी, उनके अगेंस्ट फाइट बैक करती थी, वो नहीं कर पाएगी या फिर एक रिड्यूस लेवल पे करेगी। तो देख सकते हो कि स्ट्रेस का प्रोलॉन्ग्ड टाइम पे हमारी बॉडी पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है।
सो स्टडीज रिवील दैट इम्यून फंक्शनिंग इज बेटर इन इंडिविजुअल्स रिसीविंग सोशल सपोर्ट। जो इंडिविजुअल के पास सोशल सपोर्ट है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट है उनके पास, तो उनकी इम्यून फंक्शनिंग बेटर होती है, क्योंकि वो स्ट्रेस से भी अच्छे तरीके से मोर एफिशिएंटली डील कर पाते हैं। बट जो लोग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू इरेशनल फियर्स, मूड स्विंग्स, फोबियाज एंड मे एक्सपीरियंस डिप्रेशन, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो इट इज बहुत ज़्यादा नेसेसरी कि आप अपने स्ट्रेस को, इफ सिम्टम जो हैं उनको जब कम लेवल पे है तभी उनको आप कंसिडर करो, उनको कंसल्ट करो, एंड आप अपने आप का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो। मूविंग ऑन, स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपके लाइफस्टाइल पे क्या हो सकता है। सो लाइफस्टाइल इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल तुम्हारे जो पैटर्न्स ऑफ डिसीजंस, तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम किस तरीके से रह रहे हो, उससे तुम्हारी लाइफस्टाइल पूरी एक डिटरमाइन होती है। और स्ट्रेस की वजह से एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकती है, तुम डिसीजंस नहीं अच्छे मेक कर पाओगे, तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत ही इरैटिक सा हो जाएगा, जिससे कि ओवरऑल तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है। Stressed individuals may be more likely to expose themselves to pathogens which are agents causing physical illness. Studies have revealed that health promoting behavior like balanced diet, regular exercise, family support, etc. play an important role in good health. कि अगर तुम्हारी एक डाइट बैलेंस्ड होगी, रेगुलर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट है तुम्हारे पास, तो इससे तुम्हारी हेल्थ इंक्रीज हो सकती है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, एंड इन टर्न तुम्हारी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी एक हेल्दी हो जाएगी। सो अभी तक हमने स्ट्रेस के बारे में सब कुछ बात कर ली, स्ट्रेस क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स देख लिए स्ट्रेस के, अलग अलग सिम्टम्स देख लिए, नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज हाउ यू कैन कोप विद स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आएगा, इट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, स्ट्रेस को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि अब तुम ये सीख लो कि स्ट्रेस से कोप कैसे करें, स्ट्रेस से हम लोग फाइट बैक कैसे करें। सो कोपिंग इज नथिंग बट इट इज डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। ठीक है, कि सिचुएशन स्पेसिफिक, हर एक सिचुएशन में तुम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो स्ट्रेस पे, और ये जो रिएक्शन होता है ये सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। किसी सिचुएशन में तुम किसी तरीके से रिएक्ट करोगे, किसी में किसी तरीके से रिएक्ट करोगे। कंक्रीट फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व एंड रिड्यूस स्ट्रेस, जो कि उस स्ट्रेस को रिजॉल्व करे, उस स्ट्रेस को रिड्यूस करें। जैसे कि वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल देखा कि तुम्हारे फ्रेंड ने और तुमने दोनों ने ही बहुत अलग अलग तरीके से कोप करा। तुमने किस तरीके से कोप करा कि अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है, नोट्स नहीं बने हैं, मैंने पढ़ नहीं रखा है, अब कैसे क्या, कहीं मैं फेल हो गया, हाउ विल आई फेस माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। वहीं पे तुम्हारे फ्रेंड ने किस तरीके से कोप करा, उसने कहा हाँ ठीक है मेरे नोट्स थोड़े इनकम्प्लीट से हैं बट आई विल फाइंड लुक फॉर मटेरियल्स ऑनलाइन, कुछ थोड़ी सी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, आई विल आस्क माई फ्रेंड कि वो मुझे हेल्प कर दे। सो ये सारे अलग अलग कोपिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इंडिविजुअल्स शो करते हैं अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो अब कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो एंडलर एंड पार्कर इन्होंने 3 टाइप की कोपिंग स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करी। कौन कौन सी? टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड क्या होती है स्ट्रैटेजीज? जहां पे हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। जो टास्क, जिस प्रॉब्लम की वजह से तुमको स्ट्रेस फील हो रहा है, उस प्रॉब्लम को समझो। टेकिंग एक्शन टू डायरेक्टली मैनेज द सिचुएशन, डायरेक्टली हम उस सिचुएशन, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ही टैकल करेंगे। ठीक है, इधर उधर हमको कोई बात नहीं करनी है, हम डायरेक्टली सिचुएशन को मैनेज करेंगे। ठीक है, तुमको लेट्स से तुम एग्जाम में फेल हो गए, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग नेगेटिव फीलिंग्स, ठीक है, बहुत ही एकदम सेल्फ डाउट में चले जाना कि अरे ऐसा कैसे हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप डायरेक्टली सिचुएशन पे फोकस कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो अच्छा मैं एग्जाम में फेल हो गया, दीज आर माई शॉर्टकमिंग्स, दीज आर माई वीकनेसेस, ये मेरी लापरवाहियां थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, एंड आई विल चेंज ऑल ऑफ दिस, एंड उसके बाद एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आप डायरेक्टली प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो कि उसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इमोशन ओरिएंटेड, यहाँ पे आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को मैनेज कर रहे हो बाय वेंटिंग और एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो आप इमोशन ओरिएंटेड में आप इमोशंस पे फोकस करते हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के बजाय आप अपने इमोशंस को फोकस करते हो। अगर ऐसा होगा कि कोई एक सिचुएशन है, कोई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप उसको डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हो, तो वहां ऐसी सिचुएशंस में आपको अपने इमोशंस को हैंडल करना, मैनेज करना वो नेसेसरी होता है। जैसे टेलिंग वन सेल्फ दिस इजंट रियल, वरिंग, एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत से अलग अलग तरीके के अपने इमोशंस को मैनेज करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नेसेसरी है कि आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से वेंट आउट करो। इंस्टेड ऑफ एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाना, एक नेगेटिव पैटर्न ऑफ इमोशंस में
है कि आप एक पॉजिटिव तरीके से उन इमोशंस को वेंट आउट करो। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। यहाँ पे द इंडिविजुअल ट्राई टू एस्केप द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप यहाँ पे डायरेक्टली टैकल नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को भी नहीं टैकल कर रहे हो, मतलब उस सिचुएशन को भी नहीं समझ रहे हो, उस सिचुएशन को डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहे हो, प्लस अपने इमोशंस को भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, फील कर रहे हो। सब कुछ आप अवॉइड कर रहे हो, सब हर चीज से आप एस्केप कर रहे हो मेंटली, फिजिकली, बाय इग्नोरिंग और डिस्ट्रैक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम दी स्ट्रेस है। जैसे कि अपने फ्रेंड से बात करना, इधर उधर नहीं, अपना डिस्ट्रैक्ट करना अपने आप को, कहीं घूमने चले गए, ठीक है, इधर उधर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करना टू एस्केप फ्रॉम दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंड इट इज लंबे टाइम तक इट इज नॉट अ हेल्दी वे ऑफ कोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ तरीके, कुछ मेथड्स थे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस। नेक्स्ट लाजरस एंड फॉकमैन, इन्होंने भी कोपिंग मेथड्स दिए स्ट्रेस के, एंड इन्होंने बोला कि कोपिंग क्या होता है, इट रिफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू मास्टर, रिड्यूस और टॉलरेट द इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन। मतलब कि कोपिंग क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रेसफुल जो इवेंट है, स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट, उसको रिड्यूस और उसको टॉलरेट करने के लिए जो आप कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स मारते हो, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, दैट इज व्हाट इज कोपिंग। तो इन्होंने भी कुछ कोपिंग दिए, दो टाइप के कोपिंग मेथड्स का बात करी, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। सो प्रॉब्लम फोकस्ड इट इज सिमिलर टू द टास्क फोकस्ड एज गिवन बाय एंडलर एंड पार्कर, एंड प्रॉब्लम फोकस कोपिंग यहाँ पे डायरेक्टली हम टैकल कर रहे हैं द सोर्स ऑफ स्ट्रेस बाय चेंजिंग द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को डायरेक्टली आप चेंज कर रहे हो, स्ट्रेस को हटाने के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्टली आप जो सोर्स है स्ट्रेस का उसको डायरेक्टली टैकल कर रहे हो। ठीक है, जैसे आई मेड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड फॉलोड इट। ठीक है, इमोशन फोकस, यहाँ पे आप अपने इमोशनल डिस्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो, इमोशनल इंपैक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप अपने इमोशंस पे फोकस कर रहे हो। आई डिड सम थिंग्स टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम्स। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस कोपिंग मेथड जो हमने देखे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि एंडलर एंड पार्कर एंड लाजरस एंड फॉकमैन, इन दोनों ने ही कोपिंग मेथड्स दिए थे। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो अब अभी तक हमने सब देख लिया कि किस तरीके से स्ट्रेस होता है, ठीक है, किस तरीके से उनको कोप करना होता है, और किस तरीके से स्ट्रेस की वजह से कितनी ज्यादा सीरियस इलनेसेस, सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कैंसर जैसी ह्यूज बीमारियां भी हो सकती हैं। सो इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी कि कुछ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स इंडिविजुअल्स फॉलो करें, एंड यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लिस्टेड हैं। सबसे पहले इज रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, जहां पे एक्टिव स्किल इन्वॉल्विंग डीप ब्रीथिंग एंड मसल रिलैक्सेशन, जहां पे आप मसल्स को रिलैक्स करते हो अलॉन्ग विद डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथ करते हो, एंड ये यूजुअली तुम्हारे फीट से स्टार्ट होता है टू योर फेस, मतलब लोअर बॉडी से अपर बॉडी में मूव करते हैं, एंड हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम्हारा स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर सब लोअर होता है। दिस इज रिलैक्सेशन टेक्निक। मेडिटेशन प्रोसीजर, मेडिटेट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि हम अपने कंसंट्रेशन इनहैंस कर पाए, ठीक है, रिड्यूस कर पाए, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाए। सो दैट इज मेडिटेशन। बायोफीडबैक क्या होता है, बायोफीडबैक एक मेथड होता है जिससे कि हम अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक, और इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस डेवलप करना ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे इफ कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लेट्स से तुम्हारा हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, तो सबसे पहले अवेयर होना कि हाँ आई एम फीलिंग अ सर्टेन वे। नेक्स्ट सेकेंड, लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट, ठीक है, अब कैसे आप उसको कंट्रोल करना है, एंड लास्टली ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ, एंड फिर उसको एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करना। दिस इज बायोफीडबैक। नेक्स्ट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यहाँ पे गाइडेड इमेजरी का यूज करना विद अ सेट गोल इन अ रिलैक्स स्टेट, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना, एंड आईज क्लोज करके एक गाइडेड इमेजरी के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू स्ट्रेस से डील करना। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय मैकनीबम, ठीक है, इन्होंने अपनी स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग के बारे में बात करी थी, जहां पे हम रिप्लेस करते हैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से, ठीक है, जहां भी कॉग्निशन की बात होगी वहां पे इरेशनल थॉट्स को रिमूव करके रेशनल थॉट्स या फिर पॉजिटिव थॉट्स को इंक्लूड करने की बात होगी, एंड यहाँ पे भी वही है, एंड ये प्रमोट करता है रेशनल थिंकिंग को एंड कोपिंग स्किल्स को। इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, आप असेस कर रहे हो अपने नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है, फिर स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज, इससे भी काफी स्ट्रेस में रिडक्शन देखने को मिलता है, एंड
कहती हैं कि एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक आपको 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट आपको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज नेसेसरी। ठीक है, ये इससे तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स लोअर होते हैं, इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। सो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस वीडियो इज प्रमोटिव पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अभी तक हमने देख लिया कि स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। अब इन जनरल हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ वेलबींग को प्रमोट करने के क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा तुमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी जो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से डील करते हैं, बट फिर भी कोई मेजर इलनेसेस नहीं होती हैं उनको। जैसे कि जब आप क्रिकेट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, तो वहां पे उस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है, जो बैट्समैन हो गया या बॉलर हो गया, वो समझो कितने लेवल ऑफ स्ट्रेस में होता है। पूरा टीम का प्रेशर उस बैट्समैन पे है जो अभी फील्ड पे है। तो इतने हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होने के बावजूद इनमें कोई इलनेसेस नहीं शो हो रही हैं। ठीक है, कोई वो इलनेस से नहीं सफर कर रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन लोगों में जिनकी एक पर्सनैलिटी होती है ऑफ हार्डीनेस। ठीक है, हार्डीनेस क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट वनसेल्फ, द वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरैक्ट। तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनके अंदर 3 C's, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं: कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट इज कि आप कितने कमिटेड हो अपने गोल्स को लेके, कि रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन आप अपने गोल्स को लेके कमिटेड हो। ठीक है, एंड देन कंट्रोल, कि आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, आप अपने मेंटल फिजिकल वेलबींग को कंट्रोल एंड मेंटेन करना जानते हो। एंड चैलेंज, की किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, किसी भी तरीके के चैलेंजेस हो, यू विल परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द 3 C's ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डीनेस। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी उन इंडिविजुअल्स की देखी जाती है जिनके अंदर ये हार्डीनेस की पर्सनालिटी ट्रेट होती है, द 3 C's: कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। नेक्स्ट, कुछ लाइफ स्किल्स होते हैं। क्या हम लाइफ स्किल्स हम अडेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू लीड अ मोर पॉजिटिव एंड हेल्दी वेलबींग। ठीक है, तो लाइफ स्किल क्या होती है? कुछ ऐसी एबिलिटीज जो कि आप अपने लाइफ में इनेबल करते हो जिससे कि आप इफेक्टिवली डील कर पाओ विद ऑल द डिमांड्स ऑफ योर एवरीडे लाइफ। तो ये कुछ लाइफ स्किल्स लिस्टेड है जिनकी मदद से आप एक अच्छे तरीके से, एक हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। सो द फर्स्ट इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? आप अपने फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, यू आर एबल टू से नो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। नो बोलना चीजों को, इट इज नॉट, मतलब ये कोई गलत बात नहीं होती है। इट इज ऑफन ऐसा देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स ना बोल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू बी सेल्फिश। ठीक है, तो बीइंग एबल टू से नो, ठीक है, अपने ओपिनियन को बोलना विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, विदाउट बीइंग feared of being judged, confident हो, एक सेल्फ एस्टीम हाई है। दिस इज ऑल व्हाट इज बीइंग असर्टिव मीन्स। ठीक है, तो एक असर्टिवनेस होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड होती है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। आप किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये भी डिटरमाइन करता है तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, कि आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करो और फोकस करो उन चीजों पे, उन गोल्स पे जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। ठीक है, और इससे भी स्ट्रेस रिड्यूस होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आप टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो, इधर उधर टाइम अपना वेस्ट कर दे रहे हो, एंड फिर जब आपके पास टाइम कम बच रहा है, बहुत सारा वर्क पाइल अप हो गया हो, तो इससे भी स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस फील करोगे। तो टाइम मैनेज करना भी बहुत एक एसेंशियल लाइफ स्किल है। नेक्स्ट, रेशियल थिंकिंग, कि रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन आपको एक रेशनल तरीके से, ठीक है, आपको पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव थॉट्स इनकाउंटर कल्टीवेट करने अपने अंदर। ठीक है, चैलेंजिंग डिस्टॉर्टेड बिलीव्स एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। इससे भी तुम्हारी एंग्जाइटी रिड्यूस होगी एंड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस होंगे। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, अपने कम्युनिकेशन इनहांस करना, लोगों को सुनना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, लोगों के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को समझना। ठीक है, इवन इफ व्हेन यू आर नॉट, योर व्यूज आर नॉट अलाइनिंग विद अदर्स व्यूज, बट फिर भी उनको एक्सेप्ट करना, उनको एक्नॉलेज करना, इससे भी तुम्हारी रिलेशनशिप्स इंक्रीज होंगी, तुम्हारी बॉन्ड्स स्ट्रेंथन होंगे और ओवरऑल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशनशिप्स में वो रिड्यूस होंगे, एंड इससे फिर इन टर्न तुम्हारा स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। ठीक है, फिजिकल और इमोशनल वेलबींग मेंटेन करना थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। अपने आप के लिए अपने लिए सेल्फ केयर करना। ठीक है, फिजिकली मेंटली आप रिलैक्स फील कर रहे हो, एंड इससे भी इन टर्न हम देखेंगे स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट लाइफ स्किल इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। ठीक है, अनहेल्पफुल हैबिट्स, ऐसी हैबिट्स जो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ हैबिट्स जो बहुत ही अनहेल्पफुल सी हैं, जिससे कि स्ट्रेस इंक्रीज होता है, उन हैबिट्स को एलिमिनेट करना। जैसे कि अवॉइडिंग परफेक्शनिज्म। इफ तुम बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट
टाइप का तुम्हारा बिहेवियर है, हर चीज तुम एकदम चाहते हो कि परफेक्ट हो, तो उस चीज को अवॉइड करना, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक चीज परफेक्ट ही तुम डिलीवर कर पाओ। सो इससे भी स्ट्रेस हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना। प्रोकास्टिनेशन अवॉइड करना, कि तुमको काम करना है बट तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक लेड बैक एटीट्यूड है कि हाँ कर लूंगा, एंड जब टाइम निकल गया तो अब तुमको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी अनहेल्पफुल हैबिट्स को ओवरकम करना। डाइट, एक अच्छी डाइट होना, एक बैलेंस्ड और डाइट रेगुलरली लेना, इससे भी तुम्हारा मूड, एनर्जी, इम्यूनिटी, स्ट्रेस सब कुछ मैनेज होगा। एक्सरसाइज करना, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होल्ड करना, एक एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, अपने आसपास, अपने लोगों में, अपनी लाइफ में इन जनरल एक पॉजिटिव एटीट्यूड होल्ड करना, कि जितने भी चैलेंजेस आए बट यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। ठीक है, जिससे कि एक बेटर इमोशनल हेल्थ होगी तुम्हारी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे से मैनेज हो पाएंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग विच इज ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि व्हेन यू नो कि थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर बट फिर भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, यू नो कि हाँ अभी चीजें नहीं अच्छी हैं, देयर आर सर्टेन चैलेंजेस बट आई विल ओवरकम देम। ठीक है, एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव आउटकम्स, इससे भी तुम्हारी साइकोलॉजिकल, फिजिकल वेलबींग इनहांस होती है और स्ट्रेस इन जनरल रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है कि आप हेल्प सीख कर रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, इमोशनल सपोर्ट ले रहे हो दूसरों से, एंड यू आर नॉट शाइंग अवे। एंड ऑल्सो सीकिंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि हाँ यू नो कि यू आर लैकिंग समथिंग, तुम्हारे पास नहीं है वो इमोशनल रेजिलियंस नहीं है, एंड तुम दूसरों से हेल्प सीख कर रहे हो, एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, सो सोशल सपोर्ट भी बहुत से अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि परसीव्ड सपोर्ट। परसीव्ड सपोर्ट क्या होता है? इट रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट जो तुमको मिल रहा है, जो तुम परसीव कर रहे हो। यू आर फीलिंग लव्ड, वैल्यूड एंड सपोर्टेड बाय द पीपल अराउंड यू। ठीक है, यू आर फीलिंग रीअश्योर्ड बाय एंड क्लोज फ्रेंड ड्यूरिंग अ मेजर लाइफ इवेंट। तो परसीव सपोर्ट जो तुम्हारे पास, एक्चुअल क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट जो तुम्हारे पास अवेलेबल होता है ड्यूरिंग योर गुड एंड बैड टाइम्स। सोशल नेटवर्क इन जनरल क्या होता है? तुम्हारा क्वांटिटी, तुम्हारा साइज ऑफ सोशल नेटवर्क, सोशल कनेक्शंस जो तुम्हारे पास है। जैसे having 500 सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स बट लैकिंग डीप इमोशनल कनेक्शंस। ठीक है, सरफेस लेवल पे तो बहुत सारे सोशल कनेक्शंस है तुम्हारे, बट डीप इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आर योर टैंजिबल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीन से भी आई हैव सीन क्वेश्चंस इन द पीवाईक्यूज। टैंजिबल सपोर्ट क्या होता है? इन्वॉल्व्स मटेरियल एड और असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इफ इन टाइम्स ऑफ नीड, जब तुमको कोई मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करे तो उसको हम लोग कहते हैं टैंजिबल सपोर्ट। जैसे अ चाइल्ड गिविंग नोट्स टू अ फ्रेंड हु मिसेस स्कूल ड्यू टू सिकनेस, या इफ इन हील के दौरान तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको मनी प्रोवाइड किया, तुमको पैसे के थ्रू हेल्प करी, तो इट इज अ टैंजिबल सपोर्ट, एक मटेरियल एड, एक मटेरियल असिस्टेंस जो तुमको प्रोवाइड करी। इन्फॉर्मेशन सपोर्ट क्या होता है? प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ठीक है, जैसे अ फ्रेंड गाइडिंग अ स्टूडेंट अबाउट द बोर्ड एग्जाम बाय शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस एंड यूजफुल स्ट्रेटजीज। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एट टाइम्स, तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे तुम्हारा कल एग्जाम है, तुमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुमको साथ में पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको सब आता है, तो ही और शी इज हेल्पिंग यू आउट, तो इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट हो गया। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली हेल्प करना, रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना, लव, केयर एंड वैल्यू टू समवन एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस। जैसे फैमिली और फ्रेंड्स कंफर्टिंग समवन ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल पीरियड बाय शोइंग लव एंड केयर। तो इमोशनल डिस्ट्रेस जब आप फील कर रहे हो तो उस टाइम पे एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो दीज आर सम फॉर्म्स ऑफ सोशल सपोर्ट जो आप देख सकते हो अपनी लाइफ में। एक आखिरी बॉक्स जो हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता है, इट इज अबाउट रेजिलियंस। सो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस इज अ डायनेमिक डेवलपमेंट process referring to the maintenance of positive adjustment under challenging life condition। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस, रेजिलियंस एक ऐसा डायनेमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जहां पे आप चैलेंजिंग लाइफ कंडीशंस में भी आप एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखते हो। यू नो कि हाँ सिचुएशन चैलेंजिंग है, स्ट्रेसफुल है, एकदम अगेंस्ट है मेरे, बट फिर भी आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो मेंटेन कर रहे हो। इट इज द कैपेसिटी ऑफ बाउंसिंग बैक इन द फेस ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, कि स्ट्रेस के टाइम पे, एडवर्सिटी के टाइम पे भी आप बाउंस बैक कर रहे हो। ठीक है, उन चैलेंजेस से। सो थ्री टाइप के रिसोर्सेज होते हैं रेजिलियंस में। सबसे पहले आई हैव, आई एम एंड आई कैन। आई हैव क्या होता है? आई हैव इज द सोशल एंड इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ जो तुम्हारे पास है। आई हैव पीपल अराउंड मी आई ट्रस्ट एंड हु लव मी नो मैटर व्हाट। तुम्हारे पास कुछ ऐसे सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रेंथ है एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी जो तुमको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आई एम इज योर इनर स्ट्रेंथ जो तुम्हारे पास है। लाइक आई एम रिस्पेक्टफुल ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। तो तुम्हारे जो इनर स्ट्रेंथ जो होते हैं, दैट इज आई एम।
एंड आई कैन इज द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो तुम कर सकते हो काम खुद से. जैसे आई कैन फाइंड वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आई फेस, आई हैव द कोपिंग मेथड्स, आई हैव द रिसोर्सेज टू फेस दिस सिचुएशन. सो ये 3 रिसोर्सेज होते हैं रेजिलियंस के. आई हैव, जो तुम्हारे पास सोशल और इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं सिचुएशन से डील करने के लिए. आई एम, जो तुम हो, जो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास. एंड आई कैन, जो तुम स्किल्स तुम्हारे पास हैं टू बाउंस बैक. So for a child to be resilient, he or she needs to have more than one of these strengths. तो अगर एक बच्चा जिसको resilient, एक इंडिविजुअल जिसको resilient होना है, तो उसके पास इन सारी स्ट्रेंथ में से एक से ज्यादा स्ट्रेंथ उसके पास होनी चाहिए. मतलब उसके पास कोई ना कोई एक सोशल सपोर्ट भी हो, ठीक है, कोई एक फ्रेंड हो, फैमिली सपोर्ट हो, खुद की कुछ एक अच्छा सेल्फ कंसेप्ट हो उसके पास कि ही और शी फील कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई एम वर्दी, और मैं अच्छे से इफ आई वर्क हार्ड आई कैन ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस एंड आई कैन फाइंड वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ये सारे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास, तो वी कैन से कि ही और शी इज रेजिलिएंट इनफ टू बाउंस बैक फ्रॉम ऑल द चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, और आई थिंक सबसे आसान चैप्टर आपको लगेगा पूरे क्लास 12 एनसीईआरटी में. इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लो, एंड कोई भी डाउट्स हो तो मेक श्योर आप उनको कमेंट्स में लिखो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम. सो विद दिस कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग.